हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर है 6 चैप्टर मेटलर्जी, उसमें हम अगले टॉपिक पर आ गए हैं। मैंने आपको आयरन, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, इन चारों धातुओं को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है ये बता दिया था। मैंने चारों का धातु क्रम अपने पढ़ लिया था। और जो मैंने आपको पिछली क्लास में होल हेरल्ड मेथड बताया था वो इम्पोर्टेंट है। उसका डायग्राम आपको याद रखना है, डायग्राम बनाना सीखना है, उसकी अभिक्रियाएं, और उसमें जो एक दो क्वेश्चन पुटअप हुए थे उन क्वेश्चंस का भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि Al2O3 का डायरेक्ट विद्युत अपघटन क्यों नहीं करते, ठीक है ना। मिक्स एल्यूमिना क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का मिश्रण क्यों लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। या उस सेल में कार्बन चूर्ण क्यों डाला जाता है, कोक का चूर्ण क्यों डाला जाता है, कोक है जो कार्बन क्यों मिलाया जाता है, उसका भी ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन थे। अब अपना अगला जो टॉपिक आता है वो आता है रद्दी कॉपर से कॉपर का निष्कर्षण। रद्दी कॉपर से कॉपर का निष्कर्षण या हाइड्रो धातुकरण। हाइड्रो धातुकरण तो इसमें क्या किया जाता है, अशुद्ध धातु अयस्क को उसके विलय संकुल में परिवर्तित किया जाता है और किसी प्रबल अपचायक द्वारा धातु का विस्थापन कराया जाता है, जिससे कि हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अशुद्ध अयस्क का तो विलयशील संकुल बनाकर किसी प्रबल अपचायक द्वारा उसका क्या कराया जाता है, धातु का विस्थापन कराया जाता है, जिससे शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अथवा इसमें अम्ल के द्वारा निक्षालन कराया जाता है और उसके बाद हाइड्रोजन के द्वारा धातु का प्रतिस्थापन करा दिया जाता है। इसलिए इस प्रक्रम को हम हाइड्रो धातुक्रम या जल धातुक्रम भी कहते हैं। इसके लिए निम्न कोटि का जो अयस्क है, निम्न कोटि जिसमें ज्यादा कॉपर नहीं होता, निम्न कोटि का कॉपर अयस्क, निम्न कोटि का कॉपर अयस्क लेकर उसे उसका अम्ल द्वारा निक्षालन कराया जाता है। क्या करते हैं, उसका अम्ल द्वारा, निम्न कोटि का कॉपर अयस्क लेकर उसका अम्ल द्वारा, अम्ल द्वारा क्या कराते हैं, निक्षालन कराते हैं, निक्षालन कराते हैं, जिससे कॉपर +2 आयन विलयन में आ जाते हैं। कॉपर से कॉपर +2 आयन मिल जाते हैं, आ जाते हैं। और फिर इसमें हम रद्दी लोहे की छीलन डाल देते हैं। इस कॉपर आयन का जो विलयन प्राप्त होता है, इसमें रद्दी लोहे की छीलन डालते हैं, रद्दी आयरन की छीलन, पिसा हुआ मतलब लोहे का जो बुरादा रहता है वो डाला जाता है। या फिर हाइड्रोजन धातु प्रवाहित करते हैं, सॉरी हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं। तो क्या क्रिया होगी, जो कॉपर +2 आयन है ये Fe से क्रिया करेंगे, तो हमें पता है आयरन ज्यादा क्रियाशील होता है, ये विलयन में से कॉपर +2 आयनों का क्या कर देगा, अपचयन कर देगा, तो कॉपर धातु तो प्राप्त हो जाएगी शुद्ध अवस्था पर Fe+2 आयन। या फिर H2 से करेंगे तो 2H+ आयन और कॉपर धातु प्राप्त हो जाएगी अपन को, 2H+ आयन। विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, क्या हो जाती है, विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर हम जिंक को काम में ले सकते हैं क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, आयरन से भी, तो प्रबल अपचायक का कार्य करेगा। जिंक क्या करेगा, प्रबल अपचायक का कार्य करेगा। लेकिन जिंक को क्यों नहीं लिया जाता,
क्योंकि जो जिंक है वो महंगा पड़ता है। जिंक धातु है जो कैसी पड़ती है, महंगी पड़ती है। तो इस कारण से अधिक कीमती होने के कारण हम लोहे की छीलन काम में लेते हैं या हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रद्दी कॉपर से कॉपर का निष्कर्षण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। भाई हो गया है। अब आगे देखते हैं। इजी टॉपिक है, आने के कम ही चांस है इसके, मुश्किल से पूछा जाता है। अगला है ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा तत्वों की प्राप्ति। अगला जो टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण अपचयन विधि से तत्वों का निष्कर्षण। ऑक्सीकरण अपचयन बोल देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा, ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा तत्वों की प्राप्ति। रेडॉक्स अभिक्रियाओं द्वारा तत्वों की प्राप्ति। इसके बारे में कुछ कुछ आपने 11वीं क्लास में मैंने तुम लोगों को बता दिया था, जहां पर अपन ने विद्युत सेल के प्रकार पढ़े थे, विद्युत सेल के, डैनियल सेल और विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल है वो है ये। इस अभिक्रिया द्वारा मुख्यतः अधातुओं को प्राप्त किया जाता है। इस विधि द्वारा अधातुओं की प्राप्ति की जाती है। जैसे समुद्री जल से अपन क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं। समुद्री जल में साल्ट होते हैं, NaCl, MgCl2, CaCl2। तो जो साल्ट रहते हैं, इस समुद्री जल को, NaCl के सांद्र जलीय विलयन को बोलते हैं ब्राइन। ब्राइन का विद्युत अपघटन कराया जाता है। ब्राइन के बारे में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। NaCl के सांद्र विलयन को ब्राइन कहते हैं। 40% जलीय विलयन जो रहता है। तो क्या किया जाता है, एक पात्र में ब्राइन विलयन ले लेते हैं। ब्राइन NaCl का जलीय विलयन, ये ब्राइन ले लिया, इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। वही कैथोड और एनोड, धनावेशित सिरे से जो जुड़ा है वो एनोड, ऋणावेशित सिरे से जो जुड़ा है वो कैथोड। और ये ब्राइन विलयन है। अब आपको पता है ब्राइन विलयन क्या होता है, NaCl का 40% जलीय विलयन, वो होता है ब्राइन विलयन। तो यहां पर क्या क्या क्रियाएं होती हैं, देखो, एक तो विलयन में NaCl है और NaCl है, और एक ये क्या है, जलीय विलयन है, तो H2 है। तो यहां पर सीधा सीधा आपका अपघटन नहीं होगा। विलयन में कौन कौन से आयन उपस्थित होंगे, NaCl के विलयन के कारण तो Na+ आयन और Cl- आयन, और जल भी उपस्थित है तो जल में भी H+ आयन और OH- आयन। ये
आयन उपस्थित होते हैं इस विलयन में। आपने विसर्जन विभव पढ़ा था 11वीं क्लास में। विसर्जन क्या होता है? पहले तो विसर्जन किसे कहते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के जो आयन है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाकर अपना आवेश खो देते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? विसर्जन। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विसर्जन। विद्युत अपघट्य में धनायन ऋणायन होते हैं, वो धनायन ऋणायन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। जो धनायन होता है वो कैथोड की ओर, ऋणायन होता है जो एनोड की ओर जाता है, और वहां जाकर अपना चार्ज खो देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं विसर्जन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विसर्जन। और विसर्जन विभव किसे कहते हैं? किसी आयन के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाकर उदासीन होने के लिए जिस विभव की आवश्यकता होती है उस विभव को हम क्या बोलते हैं? विसर्जन विभव। जब हमारे विद्युत अपघट्य में एक से अधिक आयन उपस्थित होते हैं, तो या तो एक से अधिक धनायन है और एक से अधिक ऋणायन है, तो जिसका विसर्जन विभव कम होता है वो तो इलेक्ट्रोडों पर विसर्जित हो जाता है और दूसरा आयन यूं ही रहता है। तो मैंने 11वीं क्लास में एक तुमको चीज भी बताई थी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी याद कराई थी मैंने। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर है तो उनका विसर्जन विभव तो हाइड्रोजन से अधिक है, H+ आयन से अधिक है, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनका विसर्जन विभव हाइड्रोजन से क्या है? H+ आयन से क्या है? कम है। और ऐसे देख सकते हैं अपन, अगर मैं एक साइड बनाऊं तो इनको H+ आयन से ज्यादा विसर्जन विभव लिथियम प्लस, Na+, K+, Mg+2, कैल्शियम +2, Zn+2, Fe+2, इन सब का हाइड्रोजन आयन से ज्यादा है विसर्जन विभव। और हाइड्रोजन आयन से कम किस किस का है? Ag, Au, Cu और Hg। जो कम क्रियाशील थी ना, Ag+ आयन, Au+, Cu+2, Hg+2, Ag+2, Au+, ये इनका कम है। तो यहां पर देखो, ब्राइन समुद्री जल का जो विलयन रहता है, ब्राइन विलयन, NaCl का सांद्र विलयन, समुद्री जल भी को भी बोल सकते हैं, समुद्री जल का कर रहे हैं अपन। इसमें धनायन हाइड्रोजन आयन भी है और Na+ आयन भी है। तो कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर जाकर कौन विसर्जित होगा? गति तो दोनों ही करेंगे कैथोड की ओर, लेकिन पहले किसका विसर्जन होगा? तो यहां पर देखिए Na+ का तो विसर्जन विभव ज्यादा है और हाइड्रोजन आयन का कम है, तो हाइड्रोजन आयन पहले चला जाएगा, उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता है। तो कैथोड पर क्या क्रिया होगी? H+ आयन पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और H में बदल जाएंगे। तो आपको पता है H+H क्या बना देते हैं? H2 गैस। हाइड्रोजन परमाणु अकेले का अस्तित्व नहीं होता, द्विपरमाणु गैस है ये, अणु H2 अणु के रूप में रहता है, तो ये इसको बना देगा। तो कैथोड पर तो क्या हो गई? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। अब एनोड पर ऋणायन जाते हैं। ऋणायनों में आपको पता है कि क्लोरीन और OH-, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका विसर्जन विभव हाइड्रोक्साइड आयन से क्या होता है? कम होता है। इसको भी जरा आप देख लीजिए, SO4- और NO3-, इनका अधिक होता है, OH- का उससे कम, और Cl-, Br-, आयोडीन इनका इससे भी कम। तो क्लोरीन का कम है, तो क्लोरीन का विसर्जन होगा किस पर? एनोड पर। Cl- आएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्लोरीन परमाणु बदल जाएगा। वही बात, क्लोरीन परमाणु अकेला नहीं रह सकता, ये द्विपरमाणु गैस है, तो ये दूसरे क्लोरीन परमाणु से क्रिया करके Cl2 गैस बना देगा। तो एनोड पर हमें क्लोरीन गैस या अधातु प्राप्त हो जाती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, और विलयन में जो Na+ आयन और OH- आयन बचते हैं ये क्या बना देते हैं? NaOH। इसलिए इस अभिक्रिया को अपन क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। संपूर्ण अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? 2NaCl,
प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ये है क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस तो कैथोड पर, क्लोरीन गैस एनोड पर, और NaOH मिल जाता है यहाँ पर एनोड के नीचे। ये आपकी क्लोर क्षार अभिक्रिया है। NaCl का ब्रायन विलियन का क्या है। तो आप इस अभिक्रिया में एनोड पर तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। वैसे भी याद रखना एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या हुआ है, रिडक्शन। एनोड पर तो ऑक्सीकरण हुआ है, कैथोड पर अपचयन हुआ है। इस कारण से इन्हें अपन रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा तत्वों की प्राप्ति कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन से होता है। ऑक्सीकरण अपचयन से हमें तत्व प्राप्त होते हैं। यदि यहाँ पर NaCl का गालित NaCl ले लेते थे, तो गालित NaCl में कैथोड पर सोडियम मिल जाता और एनोड पर क्लोरीन गैस मिल जाती, ठीक है ना। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। और ये विसर्जन विभव के क्रम लिख लेना, ये जरूर याद रखना भाई, विसर्जन विभव के क्रम। विसर्जन विभव, विसर्जन विभव है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब जो चार धातुओं को हमने धातु क्रम पढ़ा है, जिन चार धातुओं का किस किस का पढ़ा है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और जिंक, इन चारों धातुओं के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनके अनुप्रयोग और इनसे कौन कौन से मिश्र धातु बनती है, उनके क्या उपयोग है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसे रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक क्लास का और काम है, इसके बाद एक क्लास और बनेगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन के अनुप्रयोग, इनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्यूमिनियम का अनुप्रयोग, Al का अनुप्रयोग। एल्यूमिनियम देखो कहाँ कहाँ काम आता है, वेल्डिंग कार्यों में अपचायक के रूप में, वेल्डिंग में अपचायक के रूप में। दूसरा इसका जो अनुप्रयोग है, सिगरेट, चॉकलेट आदि के रैपर बनाने में। फॉइल होती है ना एल्यूमिनियम फॉइल, सिगरेट, सिगरेट जिसमें लिपटी रहती है, चॉकलेट आप सबने खाई है चॉकलेट भी, सिगरेट तो पी हो या ना, आदि के रैपर बनाने में, रैपर बनाने में। तीसरा जो इसका अनुप्रयोग है वो है बिजली के तार, मोटर व डायनेमो में कुंडली निर्माण। बिजली के तार, डायनेमो, मोटर की कुंडली बनाने में। फिजिक्स में पढ़ोगे ये आप। एल्यूमिनियम कोयल भी काम में आती है, कॉपर कोयल भी काम में आती है, ठीक है ना।
कोयल बनती है, आर्मेचर लपेटते हैं एक आर्मेचर पर। इसके अलावा क्रोमियम व मैग्नीज धातु के निष्कर्षण में, क्रोमियम व एमन धातु के निष्कर्षण में, धातु विस्थापन विधि में एल्यूमीनियम अधिक क्रियाशील धातु है। धातु विस्थापन विधि में, ठीक है। और इसके द्वारा पेंट के रूप में भी इसका एल्यूमिनियम चूर्ण का उपयोग पेंट या प्रलेप के रूप में होता है। एल चूर्ण का उपयोग प्रलेप या पेंट के रूप में, ये इसके अनुप्रयोग हो गए। इसके द्वारा देखो दो तीन मिश्र धातुएं भी बनती हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी मिश्र धातु बनती हैं? एल्यूमीनियम की मिश्र धातु, सबसे पहली है एल्यूमीनियम कांसा। एल्यूमीनियम कांसा, ये एल्यूमीनियम प्लस कॉपर से मिलके बनता है। इसमें एल्यूमीनियम तो 95% रहता है, 95%, और 5% कॉपर। ये इसके द्वारा बर्तन और कनस्तर बनाए जाते हैं, इनके बर्तन में कनस्तर बनते हैं। उपयोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही याद रखना है। एल्यूमिनियम कांसा किसका? एल्यूमिनियम और कॉपर का। दूसरी इसकी जो मिश्र धातु बनती है वो ड्यूराल्यूमिन है। ड्यूराल्यूमिन ये है जो एल्यूमिनियम और कॉपर से ही मिलके बनती है। एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम, ये होता है 95%, वही ये 4%, और मैग्नीशियम और मैग्नीज ये 0.5 और 0.5। ये है ड्यूराल्यूमिन, हल्का होता है ये। इससे वायुयान के कलपुर्जे और प्रेशर कुकर बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वायुयान के कलपुर्जे, प्रेशर कुकर। इसको भाई याद रखना है, ड्यूराल्यूमिन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा आपका आता है मैग्नीलियम। मैग्नीलियम, मैग्नीलियम, मैग्नीलियम है जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। 95% और 5%, और इसका उपयोग तराजू व हल्के तराजू बनाने में इनको। अब देखिए इन तीनों को याद करना आसान है, तीनों में एल्यूमिनियम 95% है। एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है तो एल्यूमिनियम तो रहेगा। एल्यूमिनियम कांसा, ड्यूराल्यूमिन और मैग्नीलियम। मैग्नीशियम कांसा, कांसे में कॉपर होता है तो इसलिए एल्यूमिनियम और कॉपर का मिश्रण। ड्यूराल्यूमिन एल्यूमिनियम तो है ही है, साथ में कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, और मैग्नीलियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ये आपके किसके अनुप्रयोग हो गए? एल्यूमिनियम के अनुप्रयोग हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें से छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो कम ही चांस है, पर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे एल्यूमिनियम की कौन कौन सी मिश्र धातु है। ओके,
अब कॉपर का दूसरा, कॉपर के अनुप्रयोग, ये मिटा देता हूं। दूसरा है कॉपर के अनुप्रयोग। इसमें देखो पहला तो है विद्युत उपकरणों को बनाने में, क्योंकि कॉपर विद्युत का चालक होता है। कैलोरीमापी कॉपर प्लेट विद्युत का केबल उपकरण बनाने में। कॉपर प्लेट और तार केबल विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में। ठीक है। दूसरा जो इसका अनुप्रयोग है वो सोने व चांदी के आभूषणों को कठोर बनाने में। Ag व Au के आभूषण कठोर बनाने में। तीसरा कांकनाश कॉपर सल्फेट, नीला थोथा बोलते हैं जिसको, CuSO4 का उपयोग कवकनाशी के रूप में, कवकनाशी के रूप में। चौथा इसका जो है वो मिश्र धातु बनाने में होता है। इसकी बहुत सारी मिश्र धातुएं बनती हैं। इसकी मिश्र धातुएं देख लीजिए, सबसे ज्यादा इसी की बनती है। सबसे फेमस है पीतल, पीतल या जिसको ब्रॉन्ज भी बोलते, ब्रास भी बोलते हैं, ब्रास। ये कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनी होती है। कॉपर और जिंक, कॉपर तो 80%, जिंक 20%। और इसके बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तन, मशीन के पुर्जे। दूसरी है कांसा, ब्रॉन्ज बोलते हैं जिसको, ब्रॉन्ज। इसमें कॉपर और टिन होता है, कॉपर और एसन। कॉपर 90% और ये 10%। इसका उपयोग भी मूर्तियां सिक्के बनाने में होते हैं। बर्तन, मूर्ति, पुराने टाइम पर होता था इनका उपयोग, प्राचीन काल में, प्राचीन काल से ही बनाई जा रही है मिश्र धातुएं। तीसरा है गन मेटल, कॉपर, जिंक और टिन। कॉपर होता है इसमें 88%, जिंक 2% और 10% टिन। इसका उपयोग है जो बंदूक तोप की नली बनाने में, बंदूक व तोप की नली बनाने में। गन, गन से ही समझ जाओगे। चौथा है जो जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक, निकेल से मिलकर बनता है। कॉपर, जिंक व निकेल, जिसमें कॉपर 50 से 60% होता है। ये 17 से 19% होता है। और जो आपका निकेल है वो 30%, कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है ना।
इसका प्रतिरोधक तार, जर्मन सिल्वर है जो प्रतिरोधक तार है, प्रतिरोधक तार बनाने में। और इसके बाद लास्ट है आपका और पांचवा है मोनल मेटल। मोनल मेटल ये भी कॉपर और आपके निकल का बना होता है। इसमें कॉपर कम होता है, कॉपर 33% और निकल 67%। और इसका उपयोग संक्षारण रोधी पंप बनाने में। संक्षारण रोधी पंप बनाने में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबकी परसेंटेज अमाउंट लिख लीजिए। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 17 से 20% रहता है, ये 50 से 53% रहता है, तो चेंज ऊपर नीचे हो सकती है, 1-2% ऊपर नीचे। कहीं किसी बुक में देख के बोल दो सर ने तो गलत लिखवाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये 50 से 53 रहता है, ये 17 से 20 रहता है, ये भी 27 से 30 रहता है, कुछ इस तरह से रहता है। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं अगली धातु। तीसरा है जिंक, जिंक के अनुप्रयोग। अब देखो ये जिंक की भी मिश्र धातु हो गई, पीतल, गन मेटल, जर्मन सिल्वर, ये जिंक की भी मिश्र धातु है, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनके नाम और इनका कंपोजिशन याद रखना था। वही तीसरा जिंक के उपयोग, जड़न के अनुप्रयोग। तो देखो बैटरियों में किया जाता है, जिंक का क्या बनता है एनोड बैटरियों में, जिंक कैडमियम की होती है ना बैटरी। दूसरा इसका होता है गोल्ड व सिल्वर धातु के निष्कर्षण में, Ag व Au के निष्कर्षण या साइनाइड प्रक्रम। पढ़ाया था ना निक्षालन विधि में साइनाइड प्रक्रम। तीसरा इसका होता है लोहे के गैल्वनीकरण में, लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे के गैल्वनीकरण। और चौथा इसका होता है मिश्र धातु पीतल जर्मन सिल्वर बनाने में, पीतल जर्मन सिल्वर बनाने में अभी बताया था। ये इसके क्या हो गए, अनुप्रयोग हो गए। अगला आता है आयरन के अनुप्रयोग, चौथा Fe के अनुप्रयोग। तो देखो आयरन दो प्रकार का होता है, ढलवा और पिटवा। पहले ढलवा लोहे के अनुप्रयोग, ढलवा लोहे। तो ढलवे लोहे के द्वारा, क्योंकि ये भंगुर होता है, कठोर होता है, रेलवे के स्लीपर, कोच, गटर पाइप, खिलौने बनाने में, रेलवे के स्लीपर, कोच, गटर पाइप बनाने में, गटर पाइप व खिलौने बनाने में। ये इसके अनुप्रयोग है। दूसरा पिटवे लोहे के अनुप्रयोग, जो तन्य होता है, घात वर्धनी होता है, पिटवा लोहा जो। तो ये चैन,
बेल बनती है, चैन बनती है, तार, कील, ऐसी चीजें बनाना है। बोल्ट, कृषि उपकरण बनाने में भी इसका उपयोग होता है। कृषि उपकरण और भवन बनाने में। ये इसके उपयोग है। अब है इसके मिश्र धातु, आयरन की मिश्र धातु कौन कौन सी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आयरन की मिश्र धातु पढ़ेंगे। आयरन की मिश्र धातु, Fe की मिश्र धातु या मिश्र धातु। सबसे पहली स्टेनलेस स्टील, जिसमें जंग नहीं लगती। आयरन, क्रोमियम और निकेल, आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन, ये मिले रहते हैं इसमें। 73% आयरन है, 18% क्रोमियम है, निकेल आपका 8% और बाकी कार्बन रहता है। इसका जो उपयोग है वो ऑटोमोबाइल, कल पुर्जे, बर्तन, साइकिल, लेड, घड़ियां आदि बनाने में होता है। स्टील के उपयोग देखे हैं आपने खुद ने, कौन सा में इसका उपयोग होता है। दूसरा निकेल स्टील, निकेल स्टील नाम से ही पता लग रहा है, आयरन के साथ निकेल मिलाया जाएगा और कार्बन। आयरन 97%, ये 2.5% और ये 0.5%। इसका उपयोग वायुयान के पुर्जे, गियर, तार आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा है इनवार, इनवार ये ओनली आयरन और निकेल से मिलकर बनता है। इनवार है जो आयरन और निकेल से मिलकर बनता है, ये 64, ये 36। और इनवार है जो पेंडुलम, मापक यंत्र या मीटर स्केल बनाने में काम आता है। उपकरण बनाने में काम आता है पेंडुलम, पेंडुलम रहता है एक घड़ी का, मीटर स्केल बनाने में काम आता है और मापक यंत्र बनाने में, मापने के यंत्र बनाने में काम आता है। चौथा है टंगस्टन स्टील, नाम से ही पता लग रहा है, आयरन तो होगा ही, स्टील का मतलब टंगस्टन और होगा Fe, टंगस्टन, वुल्फ्रेडियम और आपका कार्बन। आयरन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 94 है, 5% ही है और बचा हुआ 1% ही है। टंगस्टन स्टील का उपयोग है जो उच्च दाब पर काटने वाले औजार के निर्माण में होता है। टंगस्टन स्टील के बाद मैग्नीज स्टील, मैग्नीज स्टील नाम से ही पता लग गया, Fe के साथ मैग्नीज और कार्बन। Fe लगभग होता है इसमें 86%, 13% ही है और बाकी बचा 1% ही है। इसका उपयोग भी मजबूत तिजोरी, रेलवे लाइनों के निर्माण में होता है, मैग्नीज स्टील का। और लास्ट है इसका मिश्र धातु क्रोम स्टील, क्रोम स्टील, ये आयरन प्लस क्रोमियम। आयरन 98% और ये 2%। इसके द्वारा बेरिंग और काटने की रेती बनाई जाती है।
तो सारे उपकरण बनाने में काम आ रहे हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चैप्टर अब खत्म होने को है, बस एक क्लास का बच्चा है और वो टॉपिक ऐसा है जो आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ता है हमें, जिससे कि अगर कभी उसमें से क्वेश्चन आए तो आप कर सको। ये अपचयन पर आधारित है कि अपचयन के लिए अपन कौन सी अभिक्रियाएं सही स्वतः होती हैं, कौन सी नहीं होती, या अपचायक का चयन कैसे किया जाता है। धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए अपचायक के चयन में एलिंगम आरेख या एलिंगम डायग्राम की क्या उपयोगिता है। एलिंगम आरेख बचा है बस अपना, वो इसके बाद हो जाएगा। तो एक क्लास का और बचा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, मिश्र धातुओं का।